हेलो दोस्तों, आईआरएफसी की हम वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। डिविडेंड को हम लोग समझेंगे, पास्ट में उन्होंने कैसा दिया हुआ है, कंपनी के कैसे फंडामेंटल्स हैं, फाइनेंशियल्स हैं और बिजनेस को लेकर क्या इंपॉर्टेंट चीजें इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखनी चाहिए। सब कुछ दोस्तों डिटेल में हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम जो डिविडेंड वाला पार्ट है उसको हम यहां पर कवर करेंगे। तो देखिए, आईआरएफसी अगर हम एनालिसिस करते हैं तो सबसे बड़ा जो इशू या जो कॉन्स्ट्रेंट है वो ये है कि हमारे पास बहुत पुराना डेटा नहीं है। मतलब 5 साल 10 साल पुराना डेटा नहीं है, क्योंकि उनका आईपीओ जनवरी 2021 में आया था। तो आईपीओ आए हुए 2.5 साल भी अभी नहीं हुए हैं, लेकिन उन्होंने डिविडेंड दिया है। जैसे 2021 के फाइनेंशियल ईयर में ₹1.05 का डिविडेंड, फिर पिछला फाइनेंशियल ईयर में ₹1.40 का डिविडेंड उन्होंने दिया था। अब ₹1.40 ऐसे देखने में बहुत ही कम लग सकता है, लेकिन हमको शेयर प्राइस को भी देखना होगा। अभी जैसे फॉर एग्जांपल शेयर प्राइस ₹26 के आसपास में है, ठीक है। अब हर इन्वेस्टर का अपना अपना जो है शेयर प्राइस हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं अभी का ही अगर मैं शेयर प्राइस पकड़ूंगा ₹26 का, तो जो डिविडेंड यील्ड जो हो रही है वो लगभग 5.38% की डिविडेंड यील्ड यहां पर हो जा रही है, ठीक है। अभी इस साल ऑलरेडी अभी नवंबर के महीने में एक और डिविडेंड आया हुआ था आईआरएफसी की तरफ से, वो 80 पैसे का डिविडेंड था। और अब एक्सपेक्टेड है कि आईआरएफसी की तरफ से मई के महीने में भी डिविडेंड आए, क्योंकि कंपनी एक चीज है कि प्रॉफिट्स जरूर कर रही है। और मैं यहां पर प्रॉफिट्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, जैसे अभी का जो फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, यहां पर आप देखिए ये 9 महीने मतलब अप्रैल से लेकर दिसंबर महीना तक जो 9 महीने जो 3 क्वार्टर जो हुए हैं, 5,009 करोड़ का यहां पर प्रॉफिट उन्होंने किया है। यही अप्रैल से दिसंबर 2021 की अगर हम बात करें तो 4,600 करोड़ का प्रॉफिट किया हुआ था। तो प्रॉफिट उन्होंने किया हुआ है। ये और ज्यादा आंकड़े हैं, यहां पर आपको दिख सकता है कि जो रेवेन्यू है वो वहां पर 9 महीने अगर आप कंपेयर करते हैं अप्रैल से दिसंबर 2021 और 2022 में, लगभग 23% रेवेन्यू बढ़ा है। और प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे लगभग 9% प्रॉफिट बढ़ा है। और देखिए, जब प्रॉफिट बढ़ता है तो ईपीएस भी बढ़ता है। ईपीएस से मेरा मतलब है जैसे अर्निंग पर शेयर। ये देखिए, आईआरएफसी की अर्निंग पर शेयर लगभग 5 के आसपास में है, ठीक है। तो 5 के आसपास में है, मतलब कंपनी प्रॉफिट कर रही है। और पीएसयू जनरली उन लोगों को डिविडेंड, अगर प्रॉफिट कर रहे हैं तो उनको डिविडेंड जनरली देना रहता है, एटलीस्ट 30% देना रहता है। तो एक और डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन मई के महीने में हो सकता है, जो कि पिछली बार भी उन्होंने मई के महीने में तब आईआरएफसी ने तब डिविडेंड भी डिक्लेयर किया था। अब मार्केट कैप देखेंगे 34,762 करोड़ की है। बहुत लोग पेनी स्टॉक भी बोलते हैं, क्योंकि ऐसा अंदाजा होता है कि कोई स्टॉक अगर ₹10 ₹20 ₹30 का है तो वो पेनी स्टॉक है, लेकिन ये गलत धारणा है। कंपनी का मार्केट कैप देखिए, मार्केट कैप 34,000 करोड़ से ऊपर है। शेयर प्राइस इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जरूरी होता है मार्केट कैप। कंपनी के शेयर्स बहुत ज्यादा है, एक शेयर की कीमत चूंकि ₹26 के आसपास में है, तो मार्केट कैप यहां पर 34,000 करोड़, मतलब एक मिड कैप लेवल की कंपनी है जब हम आईआरएफसी की बात कर रहे हैं। मैं जल्दी से आपको, मैं चूंकि ये फाइनेंशियल कंपनी है तो जो डेट टू इक्विटी रेशियो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। आपका क्वेश्चन हो सकता है इसका डेट टू इक्विटी तो 9 के पास में है, वो रहेगा ही। कोई अगर आप बैंक को भी ले लीजिए, एनबीएफसी को भी ले लीजिए, आपको ऐसा ही कुछ डेट टू इक्विटी रहेगा, क्योंकि बोरोइंग्स की वजह से ही उनका बिजनेस चलता है। तो यहां पर जनरली प्राइस टू बुक को देखना चाहिए। अगेन यहां पर एक और इशू है कि हमारे पास बहुत पुराना डेटा नहीं है, क्योंकि 2 साल का ही डेटा है यहां पर। बट मार्केट ने अभी जितना भी समय हुआ है 0.8 का प्राइस टू बुक मार्केट ने इनको दिया है, ठीक है। एक टाइम आया था जब हमने देखा था पिछले साल नवंबर दिसंबर में शेयर प्राइस बढ़ा था, तब 1 का प्राइस टू बुक मिला हुआ था। और अभी अगर आप देखेंगे इस मोमेंट पर, तो प्राइस टू बुक अगर आप देखेंगे 0.8 के आसपास में है। अब देखिए 0.8 ज्यादा है या कम है, तो इस पर बहुत सारी चर्चाएं हो सकती है। अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर बैंक को देखें, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर किसी पब्लिक सेक्टर बैंक, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर पंजाब नेशनल बैंक को देखता हूं, ठीक है, पीएनबी को मैं यहां देखूंगा, उनको बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे बहुत कम मिला हुआ है, 0.5 का मिला हुआ है। लेकिन मैं यहां पर कोई बैंक जैसे आईसीआईसीआई बैंक को यहां देखूंगा तो उनको बुक वैल्यू देखिए 3 के ऊपर मिला हुआ है। अब ये मार्केट के ऊपर रहता है, मार्केट तय करती है बिजनेस के ऊपर, फ्रेंचाइज के ऊपर, कि क्या प्राइस टू बुक सही होना चाहिए। अभी उनको 0.8 का मिला हुआ है, लेकिन एक चीज पता चल रही है, कंपनी अपने बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रही है। तो कहीं ना कहीं वो एक वैल्यू जोन में तो है, वो एक पॉजिटिव चीज यहां पर आप मान सकते हैं कि ये 0.8 में है। और चूंकि उनका बिजनेस जिस हिसाब से है, उनका एनपीए हो नहीं सकता है, जैसे पीएनबी है या फिर दूसरी पब्लिक सेक्टर बैंक या कोई प्राइवेट बैंक में भी एनपीए कभी भी हो सकता है। लोन दिया हुआ है, सामने से पैसा नहीं है, लेकिन इनका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है, सिर्फ एक ही कंपनी है जिनको उनको लोन देना है, कंपनी नहीं ऑर्गेनाइजेशन, उनको रेलवेज को लोन देना है। और पैसा वापस नहीं मिलना मतलब रेलवे से पैसा जो है वापस नहीं मिलना, तो वो चीज होने की गुंजाइश नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं है। तो 0.80 का बिल्कुल
लो रिस्क मॉडल है इनका जो हमको पता चल रहा है। जैसे जैसे प्रॉफिट्स होते रहेंगे तो मार्केट भी जो कंपनियां हैं उनको फिर वैल्यूएशन देती रहती है। जैसे हमने देखा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को अच्छा वैल्यूएशन 2, 3, 4 का मिलता है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स चूंकि एनपीएस उनके पास्ट में हुए हैं तो उनको एनपीए उतना नहीं मिला है। ये भी एक आईआरएफसी एक एनबीएफसी है, गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट एंटिटी है, अभी 0.8 मिला है। तो अभी अब देखते हैं कि मई महीना में जब रिजल्ट आएगा तो उनको किस हिसाब से वैल्यूएशन मिला है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप हमारा स्टॉक सिलेक्शन मास्टरी कोर्स जो कि हिंदी में है आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर लर्निंग मटेरियल्स हैं, यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स हैं और जो कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं रेगुलर क्लासेस लेता रहता हूँ। यहाँ पर आपको फ्यूचर में भी नए नए लर्निंग मटेरियल्स अपलोड होते हुए दिखेंगे और कोर्स एक बहुत बड़े डिस्काउंट में सिर्फ 495 में आप अवेल कर सकते हैं, जहां पर आप ऐसा सोच सकते हैं कि फ्यूचर में कैसे अच्छे स्टॉक खरीदकर आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने गलतियां की है 2020-21 में, लेकिन आप अपनी खुद की एक मजबूत चेकलिस्ट कैसे बना सकते हैं, स्टॉक खरीदने से पहले क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको जाननी चाहिए, इन सब के बारे में हमने इस कोर्स में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अब आईआरएफसी क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए जब भी रेलवेज को पैसों की जरूरत होती है तो वो उनको कहां से पैसे मिलते हैं। पहला तो है कि इंटरनल रिसोर्सेस, जैसे अगर आप रेलवे में ट्रैवल करते हैं तो जो टिकट है, फिर जो मालगाड़ियां हैं, फ्रीट है, वो एक रेवेन्यू होता है। दूसरा होता है हर साल बजट में गवर्नमेंट की तरफ से रेलवे को सपोर्ट आता है, तो वो एक और सपोर्ट होता है। उसके अलावा भी चूंकि भारतीय रेलवे बहुत बड़ी है, उसके अलावा भी कभी कभी रेलवे को पैसों की जरूरत पड़ती है, फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ती है, तो यहां पर डेडिकेटेड विंग है आईआरएफसी। अब देखिए जो भी डिब्बे होते हैं या फिर इंजन होते हैं, एक तरीके से आप मान सकते हैं उनकी ओनरशिप आईआरएफसी के पास में ही होती है। उनको चलाती भले ही रेलवेज में है, ओनरशिप आईआरएफसी के पास में होता है और इन सब को रेलवेज ने लीज में लिया रहता है, 15 साल की 30 साल की लीज में लिया रहता है और आईआरएफसी को यहां पर लीज रेंटल मिलते रहते हैं। तो जो बिजनेस मॉडल है पूरा लो रिस्क मॉडल है, बहुत ज्यादा यहां पर एक ही चीज का रहता है कि जो भी रेलवे के एसेट्स हैं वो रेलवे चलाएगी और रेलवे के द्वारा यहां पर उनको पैसा मिलता रहेगा, एक रेंटल मिलता रहेगा। और चूंकि आईआरएफसी भी सामने से पैसों को रेज करती है, उनकी रेटिंग भी बहुत स्ट्रांग है, AAA की रेटिंग है, पैसा जब रेज करते हैं तो उनको पैसा भी मिल जाता है, तो वो सब कुछ पॉजिटिव चीजें हैं। रिटर्न रेशियो देखेंगे आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा, 14.58 है और 1.42 का आपको रिटर्न ऑन एसेट देखने को मिलेगा। मार्जिन्स देखेंगे, अब मार्जिन्स में भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे अगर आप बैंकों के मार्जिन देखेंगे, फॉर एग्जांपल कोटक बैंक या आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक, उन सबके जो मार्जिन्स हैं 4 उसके आसपास में रहते हैं। कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, जो स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर बैंक्स के मैंने देखा है 3, 3.5 के आसपास में, जैसे स्टेट बैंक है या बैंक ऑफ बड़ौदा है। अच्छा, अगर मार्जिन बहुत कम हो, समझ लीजिए 1 हो या 0 हो, इसका मतलब है कि कंपनी या जो बैंक है या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कुछ कमा नहीं रही है। तो आईआरएफसी के केस में मार्जिन है 1.53%। लेकिन यहां पर आपको यह भी ध्यान देना है कि बिल्कुल लो कॉस्ट बिजनेस है, तो यहां 1.53 का मार्जिन ऐसे में आपको बहुत दिखेगा नहीं, लेकिन चूंकि एक ही कस्टमर है, रेलवे है, तो रिस्क बहुत कम रहता है। चूंकि रिस्क बहुत कम रहता है तो फिर मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं मिलते। बट एक चीज है, ये मार्जिन बहुत हद तक ये स्टेबल रहने वाले हैं, यही 1.5 और 1.8 के आसपास में रहने वाले हैं। लेकिन यस, अगर कल मार्जिन गिर जाते हैं, कस्टमर एक ही है, रेलवेज ही है, कल अगर मार्जिन गिर जाते हैं तो फिर तो इंपैक्ट पड़ ही सकता है, उनकी बैलेंस शीट में प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ सकता है। बट एक्चुअली में अगर कोई चीज जो मुझे कंसर्न करने वाली लगी है वो ये क्योंकि देखिए रेलवेज को उनको एक तरीके से सपोर्ट करना ही है, एक्स्ट्रा बजटरी सपोर्ट करना ही है। FY21 में उन्होंने 1 लाख करोड़ से ऊपर का डिसबर्समेंट किया था। FY22 में आप देखिए डिसबर्समेंट कम हो गया, लगभग 60,000 करोड़ का हो गया। तो डिसबर्समेंट घट रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए, डिसबर्समेंट एक्चुअली में बढ़ना चाहिए ना, ठीक है। और अभी अगर आप देखेंगे 9 महीनों में 17,600 करोड़ का ही डिसबर्समेंट हुआ है। मतलब जो डिसबर्समेंट है आईआरएफसी की तरफ से वो बहुत ही गिरे हैं। आप यहां पर एयूएम भी देख सकते हैं, एक टाइम में अगर आप देखेंगे 4.3 लाख करोड़ का एयूएम था, अभी आप देखेंगे बहुत ज्यादा एयूएम भी बढ़ा नहीं है, 4.48 लाख करोड़ है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी रेलवेज की जब हम बात कर रहे हैं, रेलवेज को पैसों की जरूरत हो, मतलब रोलिंग स्टॉक या जो भी उनको खरीदना हो, तो वो तो डायरेक्ट तो खरीद नहीं सकते। तो आईआरएफसी के द्वारा जब भी उनको चीजों की जरूरत पड़े और आईआरएफसी जब भी मार्केट में आए तो पॉजिटिव हो सकता है। आईआरएफसी जितना डिसबर्समेंट करेगा तो हमको कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स मिलेंगे। तो ये अभी तक का डेटा है और ये डेटा देखना है जब मई के महीने में रिजल्ट्स आएंगे आईआरएफसी के, कि किस हिसाब से जो नंबर्स हैं यहां पर चेंज हो रहे हैं। अगर Q4 में डिसबर्समेंट अगर बढ़ गए होंगे तो फिर तो बिल्कुल पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज मई के महीने में हमको पता चलेगी, अब तो अप्रैल आ ही गया है,
कि किस हिसाब से मैनेजमेंट की तरफ से भी अगले फाइनेंशियल ईयर का गाइडेंस है। तो जुड़े रहिएगा अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी के साथ, डिटेल्स आती रहेंगी, हम आपको बताते रहेंगे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी आप जुड़ सकते हैं दोस्तों, या वहां पर Q4 के रिजल्ट से जुड़ी हुई बहुत सारी डिटेल्स, पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड, सब एनालिसिस हम वहां पर भी करते रहते हैं।